इक्विलिब्रियम वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। मार्केट इक्विलिब्रियम वाले में हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, ये दोनों सिचुएशन को पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर इक्विलिब्रियम में सिचुएशन है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है या डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा था सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो डिमांड और सप्लाई के किए थे। फिर हमने किए थे सम स्पेशल केसेस, अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और उस सिचुएशन में सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है। डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, उस सिचुएशन में सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है। या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, उस सिचुएशन में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, उस सिचुएशन में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। तो ये सारा हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइमल्टेनियस। इन सब में हमने क्या पढ़ा, एक वेरिएबल हमारा कांस्टेंट रहता है और दूसरे में एक में चेंज होता है। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज हो जाए तब इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। तो आज साइमल्टेनियस चेंज वाला करेंगे, साथ के साथ डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व और ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब वो कहते हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज में हमारे पास तीन केसेस बनेंगे। इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, पहला केस। दूसरा केस बनेगा इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तीसरा केस बनेगा इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तीन केसेस बनेंगे, या तो डिमांड और सप्लाई में इक्वल इंक्रीज हो, या डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो सप्लाई में इंक्रीज कम हो, या डिमांड में इंक्रीज कम हो और सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हो। तो तीन केसेस हैं इसमें हमारे पास, साइमल्टेनियस इंक्रीज। इसी तरह से साइमल्टेनियस डिक्रीज का आएगा, उसमें भी तीन केसेस बनेंगे। मतलब हम हर केस में देखेंगे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम पर कैसे वापस रिस्टोर करती है। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो पहला जो केस है वो हमारा है इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, कि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है लेकिन सप्लाई में इंक्रीज कम हो रहा है। ध्यान से देखो, डिमांड में इंक्रीज, ये सपोज करो हमने ये डिमांड में इंक्रीज कर दिया D1 और सप्लाई देखो, अब डिमांड में हमने इतना इंक्रीज किया, सप्लाई में हमने कम इंक्रीज किया S1। ये था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब न्यू डिमांड और सप्लाई ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां। ये बन गई न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, ये बन गई न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये सिचुएशन किसकी हुई, पहले डिमांड यहाँ थी, इसको एक्सटेंड कर दो, अब यहाँ पर पहुंच गया। तो ये किसकी सिचुएशन हुई, एक्सेस डिमांड की। किसकी सिचुएशन हुई, एक्सेस डिमांड की। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, अगर आपने सिंपल सा देखो, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में ही तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये किसकी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी बढ़ गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। किसकी सिचुएशन हो गई, एक्सेस डिमांड की। अब इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है भाई, जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो, ऑन प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड का क्या हो जाता है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई का क्या हो जाता है, एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक मार्केट फिर से अपना न्यू इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाती। ये इवन हो गया था ना यहाँ पर, फिर वही डिमांड और सप्लाई का आपस में एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा चलता रहेगा और मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, ठीक है। बनाया ये डायग्राम, ड्रॉ करना है सबने, सभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे भाई। वीडियोस ऑन करके अपने अपने डायग्राम मुझे दिखाओगे भी सही बात है, या स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपने साथ के साथ वीडियो देखते हुए डायग्राम बनाए हैं।
ठीक, नेक्स्ट कर लिए साथ साथ। बनाओ भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले बहुत सारे तैयार होते हैं और 10 नंबर का आपका ये चैप्टर होता है वेटेज में। तो अब आप सोच लो, मार्क्स गेन करने हैं तो इसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा केस है हमारा, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जितना डिमांड में इंक्रीज होगा उतना ही सप्लाई में इंक्रीज होगा। अब इसका डायग्राम देखिए, ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व। ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जितना डिमांड में हम इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज करो डिमांड में इंक्रीज हमने किया इतना, उतना ही हमने क्या कर दिया, सप्लाई में भी इंक्रीज कर दिया। अब जितना डिमांड में इंक्रीज हुआ उतना सप्लाई में इंक्रीज हुआ, तो रिजल्ट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइसेस तो रहे कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जितना डिमांड में इंक्रीज करना उतना ही सप्लाई में भी करना है। इक्विलिब्रियम प्राइसेस हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड केस। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड केस हम करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये डिमांड में इंक्रीज तो हुआ है लेकिन डिमांड में कम इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी डिमांड में इंक्रीज कम हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज क्या हो रहा है, ज्यादा। चलिए अब इस केस को करते हैं। ये डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड में इंक्रीज हमने करना है कम, थोड़ा सा D1 D1, लेकिन सप्लाई में इंक्रीज हमने क्या कर दिया, ज्यादा, S1 S1। अब D1 और S1 ने कहाँ काटा, यहाँ। अब देखो क्या रिजल्ट निकला, इक्विलिब्रियम प्राइसेस कम हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। इक्विलिब्रियम प्राइसेस फॉल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। तीनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हमारी इंक्रीज हुई है। प्राइसेस एक बार इंक्रीज हुए, एक बार कांस्टेंट हुए और एक बार प्राइसेस हम क्या हो गए, फॉल हो गए। अब जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो किसकी सिचुएशन होती है, एक्सेस सप्लाई की। किसकी सिचुएशन होती है, एक्सेस सप्लाई की। अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, इट मींस क्या होगा, सप्लाई का प्राइसेस फॉल हो गए हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ट्रैक्शन, और डिमांड का क्या हो जाएगा इसमें हमारा, एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मार्केट फिर से क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाती। ऐसे करके ये ट्रायंगल बना के आप पूरा इसका प्रोसेस बताना। मेन तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, एक्सेस सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइसेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये सारी चीजें मेन होती है। ठीक, तो ये थे साइमल्टेनियस इंक्रीज के।
अब इसी मैनर में तीनों बनेंगे साइमल्टेनियस डिक्रीज के। अब साइमल्टेनियस डिक्रीज के आप बनाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने इंक्रीज के सिखा दे। एक डिक्रीज का मैं बना के दिखा देती हूँ, दो आप खुद प्रैक्टिस करना। डिक्रीज इन डिमांड greater than decrease in supply, decrease in demand equal to decrease in supply, और decrease in demand less than decrease in supply। कि जितना डिमांड में डिक्रीज फॉल हुआ, सप्लाई भी फॉल हुई, लेकिन डिमांड में फॉल ज्यादा हुआ, सप्लाई में कम, फिर दोनों में इक्वल, फिर डिमांड में कम फॉल हुआ लेकिन सप्लाई में फॉल ज्यादा हो गया। तो तीन केसेस है। पहला केस मैं आपको करके दिखा रही हूँ, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। देखो, ये आपका डिमांड कर्व और ये आपका सप्लाई कर्व। ठीक, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने क्या कहा है, डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। जब डिमांड डिक्रीज होती है तो इस साइड होती है, तो ये हमने डिमांड में डिक्रीज कर दिया, D1 D1। अब डिमांड में डिक्रीज इतना हुआ, सप्लाई में डिक्रीज इस साइड होता है, सप्लाई में डिक्रीज हमने किया कम। देखो, सप्लाई में इतना और डिमांड में इतना, ये था पहले इक्विलिब्रियम, अब ये आ गया नया इक्विलिब्रियम। क्या रिजल्ट निकला, इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी कम हो गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। अब तो ये किसकी सिचुएशन हुई, एक्सेस सप्लाई की। अब एक्सेस सप्लाई वाला अभी हमने पीछे किया था, एक्सेस सप्लाई में प्राइसेस फॉल होते हैं तो सप्लाई का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और डिमांड का क्या हो जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये बन गया डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। दूसरा केस बनता है डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। करवा ही देती, तुमने ना किया तो। डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। जितना डिमांड में डिक्रीज हुआ उतना ही सप्लाई में डिक्रीज हुआ। बार बार कह रही हूँ, ये बेवकूफी मत करना, पहले ये बना लिया ये बना लिया। अगर इस तरह से डायग्राम बनाओगे कभी समझ ही नहीं पाओगे। ये डिब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा डिमांड और सप्लाई का, और इस तरह से बनाने से आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग याद भी रहेगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जितना डिमांड में हम डिक्रीज कर रहे हैं उतना ही हम सप्लाई में भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट निकला, इक्विलिब्रियम प्राइसेस तो कांस्टेंट रहे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, फॉल हो गई। ठीक, तो ये था सेकंड केस। थर्ड केस आता है डिक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में डिक्रीज कम हुआ और सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा हो गया। ये डिमांड और ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जितना डिमांड में डिक्रीज हमने करना है कम, थोड़ा सा, और सप्लाई में डिक्रीज हमने करना है ज्यादा। ठीक, अब देखो क्या रिजल्ट आया, इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई। तीनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हुई है, प्राइसेस एक बार इंक्रीज हुए, एक बार कांस्टेंट हुए और एक बार फॉल हो गए। ये तीन केसेस इसके रिजल्ट बना। अब इक्विलिब्रियम प्राइसेस अगर हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, तो किसकी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की। अब एक्सेस डिमांड में जब प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए तो सप्लाई का क्या होगा,
एक्सटेंशन, और डिमांड का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये साइमल्टेनियस के 6 डायग्राम हैं। इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। इसी तरह से डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई और लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये 6 डायग्राम है इसमें। अब ये याद रखना, इंक्रीज इन डिमांड साइमल्टेनियस अगर चेंज कहता है, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो आपको 6 के 6 डायग्राम बनाने हैं। लेकिन वो कहता है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो एक सिंगल केस बनाना है। साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन, तब भी एक केस बनाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही आपको आंसर लिखना है। अगला जो इसमें टॉपिक है, 2 टॉपिक है इसमें हमारे, एक होती है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोर। बस ये 2 छोटे छोटे टॉपिक, इनकी इंट्रो ही देनी है आपको और चैप्टर आपका कंप्लीट, और इसी के साथ माइक्रो की बुक भी जो है वो आपकी हो जाएगी कंप्लीट। प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। प्राइस सीलिंग क्या होती है, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है दोनों को ही बेनिफिट मिले, बैलेंस में रहे हमारी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दोनों कंसेप्ट को यूज करती है। प्राइस सीलिंग जो है वो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए होता है, प्राइस फ्लोर जो है वो प्रोड्यूसर यानी हमारे जो फार्मर है उनके बेनिफिट के लिए होता है। प्राइस सीलिंग क्या होती है, अब इसको ध्यान से समझना कि जो हमारी बेसिक नीड की चीजें हैं, क्या है, राइस, व्हीट, क्लॉथ, इस तरह के, या आपकी बुक में जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज बाजरा, जो कि राजस्थान का क्या है, स्टेपल फूड है। अब राजस्थान का स्टेपल, स्टेपल का मतलब क्या होता है, मेन फूड है। जैसे हमारे हरियाणा में मेन फूड क्या है भाई, व्हीट। अगर यूपी साइड, बिहार साइड पर आप जाते हो, उनका मेन स्टेपल फूड क्या है, राइस। वो सुबह उठते भी चावल खाते हैं, दोपहर को भी, रात को भी, चावल तो उनके मस्ट है। जैसे हमारे यहाँ पर चपाती के बिना, रोटी के बिना नहीं बनता खाना, तीनों टाइम चलेगी, नाश्ते में परोंठा हो जाएगा, दोपहर को भी, रात को भी। मेन स्टेपल फूड हमारा क्या है, व्हीट है। उसी तरह से यूपी में मेन स्टेपल फूड क्या है, राइस, और राजस्थान का मेन स्टेपल फूड क्या है, बाजरा। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है स्टेपल फूड दैट इज बाजरा, तो स्टेपल का मतलब होना चाहिए मेन फूड जो होता है। तो लोगों को जो मेन फूड है, जो उनका स्टेपल फूड है, वो फेयर प्राइसेस पर, ना वो कह रहा है लो प्राइसेस पर, ना वो कह रहा है हाई प्राइसेस पर, क्या वर्ड उसने यूज किया है, फेयर प्राइस, यानी कि उचित दाम, बिल्कुल सही, जो मतलब कि कंज्यूमर को पे करने में भी इजी लगे और जिस पर गवर्नमेंट को भी जो है वो ज्यादा लॉस ना उठाना पड़े। तो गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूमर को बेसिक नीड की चीजें जो हैं वो फेयर प्राइस पर अवेलेबल हो जाए। अब लोगों को क्यों, हंगर और स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से लोगों की डेथ ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करती है। अब इसमें करती क्या है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये करती है कि अगर ये आपकी डिमांड, ये आपकी सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसमें हमेशा जो प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस से बिलो करती है, कि अगर बेचने वाला सेलर प्राइसेस बढ़ाए तो इतने बढ़े कि क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पर पहुंचे, इक्विलिब्रियम से ऊपर की सिचुएशन ना आए। ठीक, तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस से जो बिलो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस सीलिंग कहते हैं। सीलिंग क्या होती है, ये देखो, ये क्या है, सीलिंग है ना, छत है, तो इसको क्या कहते हैं, सीलिंग, कि एक लिमिट फिक्स कर दे कि इस प्राइसेस पर जो है। अब ये सीलिंग किसके लिए फिक्स की गई, जो आपके राशन के डिपो होते हैं,
जहाँ से जो है ये सामान लेने जाते हैं, या फेयर प्राइसेस शॉप्स भी होती हैं, गवर्नमेंट ने ओपन की हुई हैं कि इस पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्राइसेस डिसाइड करती है उसी पर बेसिक नीड की चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो ये होती है प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट ने ये किस लिए किया कि लोगों को सही प्राइसेस पर बेसिक नीड की चीजें मिले, हंगर स्टारवेशन से लोगों की डेथ ना हो। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, राशन के डिपो, फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब ये तो प्राइस सीलिंग के तो सारे हमें ये बेनिफिट मिल गए, लेकिन क्या इस प्राइस सीलिंग में कुछ कमियां भी हैं? बिल्कुल है, 101% इसमें कमी है। यानी इसकी लिमिटेशंस कह दो, इसकी डीमेरिट्स कह दो। क्या क्या लिमिटेशंस हैं इस प्राइस सीलिंग की, ध्यान से समझना। एक तो सबसे पहले, पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू। राशन के डिपो पे जब इस तरह का बेसिक नीड का सामान सस्ते प्राइसेस में मिलता है तो लंबी लंबी लाइनों में लोगों को खड़े होना पड़ता है। पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज। ठीक। दूसरा, क्वालिटी जो उनको मिलती है वो लो मिलती है। क्या ये गवर्नमेंट ने उनको लो क्वालिटी दी है? नहीं, गवर्नमेंट हमेशा जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला ही भेजती है, लेकिन जो ये राशन के डिपो वाले हैं, जो इसके हेड होते हैं, वही क्या करते हैं, इसमें मिलावट। तीसरी चीज क्या आती है इसमें, अडल्टरेशन, जिसको कहा जाता है मिलावट। आपको कहीं बार आपने न्यूज़पेपर में भी अगर कभी पढ़ते हो गलती से, या कभी टीवी चैनल खोल भी लेते हो, तो ये चीज आपने सुनी होगी कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेकआउट करती रहती है कि जो फूड आइटम्स हैं उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, और जहाँ पे मिलावट मिलती है वहां पर क्या मिलते हैं, फिर छापे मारते हैं और उनका सारा सामान क्या हो जाता है, सील वगैरह हो जाता है। ये चीजें आपने सुनी हो, तो ये कहलाता है आपका अडल्ट्रेशन। तो लो क्वालिटी मिली, टाइम भी गया, और क्या होता है, अडल्ट्रेशन की मिलावट। तो ये इसकी क्या है, सारी डीमेरिट्स है। बात आती है प्राइस फ्लोर। अब इस कंसेप्ट को समझो ध्यान से और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। बस लास्ट है ये छोटा सा टॉपिक, प्राइस फ्लोर। ये भी लाइट हो गया, तो उससे भी लाइट है, ये कभी चलेगा नहीं। कहीं फील करियो, बैठिए खाली इतनी देर से। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट हमारा टॉपिक। चलिए तब तक थ्योरी समझिए, जब तक पेन की इंक में हम रिफिल करते हैं। प्राइस फ्लोर क्या होता है? अब प्राइस फ्लोर ध्यान से समझना कि क्या होता है प्राइस फ्लोर। हमारे देश की सबसे बड़ी डिलेमा, जिसको कहते हैं दुविधा, समस्या, तो हमारे देश की सबसे बड़ी डिलेमा क्या है, समस्या क्या है कि जो किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाता है वही सुसाइड करता है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि कितने टीवी चैनल पे आया, किसान कहाँ से कहाँ गए, किसानों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई वो अच्छी नहीं थी। तो ये आपने काफी सा सुना होगा। तो ये चीजें जो हैं, प्राइस फ्लोर, तो इन किसानों के लिए सरकार जो काम करती है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक पॉलिसी बनाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है कि इस साल वीट जो है वो इस प्राइसेस पर जाएगा, राइस जो है वो इस प्राइसेस पर सेल किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस अनाउंस कर देती है। इसलिए अनाउंस करती है ताकि फार्मर्स जो हैं वो इंश्योर हो जाए, फार्मर्स जो है वो इंश्योर हो जाए कि हमें इस जितनी भी हम करेंगे, फार्मर्स इस बात के लिए इंश्योर हो जाते हैं कि हमें कम से कम जो प्राइस मिलेंगे वो इतने मिलेंगे कि उनके घर का गुजारा जो है वो बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइस फ्लोर की पॉलिसी को
अडॉप्ट किया जाता है। कौन सी होती है वो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होते हैं? ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइसेस से अबव रखा जाता है, ताकि अगर फार्मर्स को कम करना भी पड़ा तो इतने प्राइसेस कम करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। अब इस प्राइस फ्लोर के लिए गवर्नमेंट जो है वो और क्या होती है, क्या स्टेप उठाती है? फार्मर्स को बफर स्टॉक की फैसिलिटी देती है। बफर स्टॉक क्या होते हैं? कोल्ड स्टोरेज हाउसेस होते हैं, जहां पर वीट, राइस वगैरह जो है उसको रखा जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, वो खराब ना हो। अब इस बफर स्टॉक जो है वो फैसिलिटी फार्मर्स को इसलिए दी जाती है कि जब उन्हें लगे कि अब प्राइसेस जो हैं वो ल्यूक्रेटिव है। ल्यूक्रेटिव प्राइस का मतलब क्या है? जिस प्राइसेस पर किसान जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाए, मन भावन, लुभावने। जब उनको प्राइसेस ल्यूक्रेटिव लगे तब वो जाकर मार्केट में सेल करें, ताकि फार्मर्स जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। अब बफर स्टॉक गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि जो भी गांव है उनके आसपास के एरिया में जो है वो बफर स्टॉक इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि किसानों को किसी तरह का इनकन्वीनियंट ना हो, कोई लॉस ना हो। ठीक, तो बफर स्टॉक की फैसिलिटीज देती है। अब बात आती है इसकी लिमिटेशन। कमी क्या है भाई इसमें? लिमिटेशन इसकी यही है कि बफर स्टॉक जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, पहला। दूसरा, इनकी जो रेंट पे करना पड़ता है वो काफी हाई होता है फार्मर्स को। तीसरा, फार्मर्स को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अपने गांव से बफर स्टॉक तक जो वो लेके जाते हैं हार्वेस्ट, तो वो खर्चा होता है। और फोर्थ क्या होता है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हाई होती है, लेकिन और क्या होता है? लाने ले जाने में हार्वेस्ट जो है उनका काफी लॉस हो जाता है, क्योंकि सामान उठाने कैरी करने में कई बार जो है जो बैग्स होते हैं वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा गेहूं जो है वो नीचे गिर के बर्बाद हो जाता है। तो कुछ एक ये इसमें जो है इसकी लिमिटेशंस है बफर स्टॉक वाले की। यानी प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपका क्वेश्चन आता है इम्प्लीकेशन का, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखने हैं। तो इसी के साथ आपकी माइक्रो की बुक और ये वाला चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। तो इस वीडियो को बेटे ध्यान से देख लेना और अपना काम करना।